हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, क्लास आपकी 7 चल रही है और इसका ये चैप्टर आपका 5। तो जो कोई चैनल पे अभी नया है तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पे 6 to 12 कहाँ तक 6 to 12 ऑल एनसीईआरटी सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी विथ इसको पीछे जो आंसर क्वेश्चंस रहते हैं उनके आंसर भी कराए जाएंगे। बीच में भी क्वेश्चंस आते हैं उनको विथ आंसर की के साथ आपको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो 2024-25 जिसको भी यूपीएससी देना है, प्रिपरेशन करना है, या देखिए एक बार आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। आप कोचिंग में भी जाएंगे, कितनी बड़ी कोचिंग में 1.5-2 लाख रुपए फीस दे के जाएंगे, फिर भी वो कहेंगे आपको एनसीईआरटी ये चीज़ें पढ़ के बेसिक स्ट्रक्चर यही है। और पिछली बार का अगर पेपर पर आप एनालिसिस करेंगे पता चलेगा कि एनसीईआरटी से ही कोचिंग के सारे नोट्स धरे रह गए थे, कुछ कहीं से नहीं आया था। 6 to 12 तक एनसीईआरटी से, कहीं क्लास 6 7th क्लास से ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बने थे। तो आप लोग चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करना, जुड़े रहें यहाँ पे। देखते हैं आज की क्लास में क्या है। जनजातियाँ और खानाबदोश और एक जगह बसे हुए जो समुदाय थे उनके बारे में। तो क्या जनजातियाँ हो गई आपकी, खानाबदोश हो गए और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो देखते हैं क्या इसमें। अध्याय 2, 3, 4 में आपने देखा, क्या देखा कि किस प्रकार राजाओं का उत्थान और पतन हुआ, है ना। तो राजा आए और गए, और हम ऐसे बोल सकते हैं। इस उठापटक के बीच ही कलाओं और दस्तकारियों, किसका इससे मोस्टली कला होगा, दस्तकारी और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांव में फल फूल रही थी। तो ये चीज़ें शहरों और गांव में हो रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं था, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। अभी भी देखते हैं गांव में कल्चर अलग रहेगा, शहर में अलग रहेगा। तो ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण था, उसी को देखना है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले ही विभाजित किया था, क्योंकि जैसे ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियमों जो नियम थे बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच और तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में जो श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया था। ये देखो आपको एक समाज दिखाया गया, जनजातीय नृत्य है ये, संताल चित्रकर्रा नृत्य कर रहे हैं ये भैया। देखो ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। ओके। तो बड़े शहरों से परे जो जनजातीय समाज था उनको देखने हैं। अलबत्ता दूसरी तरह से एक समाज ही उस समय मौजूद थे। देखो सिंपल समझो क्या कह रहा है, जो बड़े शहरों से और जनजातीय समाज बड़े शहरों में कैसे थे, वही कह रहा है कि अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों के जो कर्म कांडों को नहीं मानते थे। समझ रहे हैं ना, ब्राह्मणों को वो फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि उनको एक तो संस्कृत लैंग्वेज थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर और ना ही वे असमान वर्गों में विभाजित थे। वे अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता रहा है। ठीक है, मतलब समझ रहे, वो एक तो जो ब्राह्मण लोग थे उनके कर्मकांड को नहीं मान रहे, और वो असमान वर्गों से विभाजित थे। जैसे समान लोग हम लोग रह रहे हैं, इनसे थोड़ा अलग थे, इसलिए उनको जनजातियां कहा गया। अभी भी जनजातियां कहा जाता है जो अलग रहते हैं। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीवोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी संग्राहक थे, है ना, कुछ शिकार कर रहे, संग्रह कर रहे, कोई आपकी कृषि कर रहा है, ऐसे लोग थे। पशुपालक भी थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थे, तो वही आपको देखना, एक खानाबदोश आया थी, और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातियां समूह संयुक्त रूप से भूमि पर चरगाहों पर नियंत्रण रखते थे। तो किस पे, जो भूमि और चरगाहों पर नियंत्रण रखते थे, और उन्हें अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच उनका बंटवारा करते थे। तो वही खुद के नियम बनाएंगे, परिवारों को बंटवारा कर लेंगे। तो इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली, सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। तो कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। देखो अभी भी हैं जो जंगलों में लोग रह रहे हैं, वो क्या है, वो कहते हैं कि हमारी संस्कृति से छेड़छाड़ मत करिए ना, प्राकृतिक को वो
प्रकृति पूजक भी हैं, उपासना उन्हीं की करते हैं। तो ऐसे उस समय भी थी कि वो आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर हो भी रहे, तो रहेंगे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का भी काम किया था। साइड में कुछ लिखा है, देख लेते हैं। उपमहाद्वीप का एक भौतिक मानचित्र लेकर वे इलाके बताइए जहाँ जनजातीय लोग रहते हैं, वो बताना है कि आपको। देखो चीज़ें होमवर्क देने लगे हैं आप, क्यों? क्योंकि क्या है कि आपको मैप देखना पड़ेगा। हाँ तो बता सकते हैं ना कौन सी कहाँ जनजाति रहती थी। चलिए मैं वो करा देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन था ये? तो अब जब हम इसमें देखिए ऐसे सिंपल बनाएंगे, पहले तो हम भारत का नक्शा बनाएंगे और भारत के ही संदर्भ में देखना है, ठीक है? ज़्यादा कुछ अभी आपको नहीं करना। मान लीजिए रफली भारत का नक्शा बन गया। जैसे भील जनजाति थी ना आपकी, कोली जनजाति, तो यहाँ ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, एम से बनाए। तो भील और कोली जनजाति आपकी ये दोनों एरिया में पाई जाती थी। कौन सी? भील हो गई है, अब ये नाम लिखेंगे थोड़ी दिक्कत होगी, और कोली जनजाति, ठीक है। फिर संताल की बात करेंगे तो उत्तर पूर्वी झारखंड और क्षेत्रीय बंगाल इधर इस सब इधर आ जाएगी। संताल जनजाति आपकी पाई जाती थी। नागा की बात करेंगे तो नागालैंड में ऊपर इसी के आ जाएंगे। तो इस टाइप से आपकी जनजातियां थी, और भी थी। नागालैंड में। खासी की बात करेंगे मेघालय में है। कोच जनजाति असम में आ जाएगी। फिर कोरागा है जैसे थी वो, कोरागा कहाँ है? दक्षिणी जो महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक। कौंड उड़ीसा में, कोयास छत्तीसगढ़ में, गोंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सब में, है ना। बादागस भी थी। बादागस आपकी मारवास मतलब तमिलनाडु में, जाटवास गुजरात में। मुंडा की बात करेंगे झारखंड बंगाल में। एक और थी आपकी समास, अर्जुन और बलूची लंगाए जंजुआ। ये क्या था? ये जब पाकिस्तान अलग हो गया तो वहीं चलेगी, वर्तमान में इधर भारत में नहीं, तो पाकिस्तान में हम कह सकते हैं उसको। जनजातीय लोग कौन थे ये देख लेते हैं, कौन थे। तो समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, और कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। कहीं कभार इनके दस्तावेज मिल रहे, बट क्या है, ये लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और देखो इनके रीति रिवाज और जो वाचिक मौखिक परंपराओं का भी संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। तो जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब में आपकी खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में आपका गखर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया आपके कमाल खान, मुखिया कौन थे? कमाल खान गखर को बादशाह अकबर ने मनसबदार भी बनाया था। मुल्तान की बात करेंगे, मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाए, कौन से? लंगाए और अरगुन लोगों का विरोध अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक विशाल जनजाति थी, कौन सी थी? एक विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी जिसको हम बलोच कहते थे। क्या कहते थे? बलोच। कहाँ पे थी ये? उत्तर की साइड बताइए। बलूची या बलोची उत्तर पश्चिम में, ठीक है। ये लोग अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। अभी देख रहे हैं, मैं अभी बता रहे हैं। पश्चिमी हिमालय में गड्डी मतलब गड़रियों की जनजाति रहती थी। तो उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्व भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से प्रभुत्व था। देखो अभी जो हमने स्टार्टिंग में बता दिया था क्वेश्चन, वही जनजातियां अभी मैप के थ्रू आउट करा देंगे। तो मौजूदा बिहार झारखंड में कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर, तो कहाँ पे थे ये? बिहार और आपका झारखंड हो जाएगा चेर, है ना। सरदासियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के ने प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह, कौन? राजा मानसिंह जो 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया, उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए।
औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया, तो औरंगजेब के समय भी हुआ और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। तो अकबर के समय नहीं बन पाए थे, लेकिन फिर अधीनस्थ औरंगजेब के समय बन गए थे। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल संथाल भी मिलता है, कभी संताल मिलता है। संताल यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते हैं। तो एक बार मैप को देखते हैं क्या था। साइट में लिखी है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। तो जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। जो मैप देखते हैं जनजातियाँ देखते हैं कौन सी कहाँ पे। बाई थ्रू मैप पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। देखो ये अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान का एरिया कुछ दिखा जा रहा है, मोस्टली बोल सकते हैं अफगानिस्तान या पूर्वी पश्चिम भारत। बलूची था आपका, अरगुन था, लंगाई था, जंजुआ, खोकर, गक्खर। थोड़ा नीचे आएंगे राजस्थान और पाकिस्तान का एरिया समास, फिर गुजरात में कोली, जाटवास, भील थोड़ा मध्य प्रदेश वाले एरिया में, और गुजरात का भी एरिया आ जाएगा, वो आपको जो बताया था ना। भील आपका थोड़ा महाराष्ट्र में भी कोली, भील, कोली आ जाएगा। काटका रीस, तो ये आपका भी वही नीचे महाराष्ट्र के नीचे आ जाएगा। फिर आपका बैराद है, कोरांगा है, तमिलनाडु क्षेत्र थोड़ा आ जाएगा, सॉरी तमिल कर्नाटक। कोयास कौंड ये उड़ीसा साइड में आ जाएगा, गोंडवाना बीच में है, मध्य प्रदेश में गोंड बैगास, ये वो आपका छत्तीसगढ़ एरिया। चीर ओरान जैसे आपका मुंडा, संथाल ये पश्चिम बंगाल साइड चले जाएंगे। कूच अहोम है, अहोम असम में आ जाएगी। खासी ना, खासी जनजाति अभी जस्ट आपको बताया था, कहाँ मेघालय हो जाएगा। काचिरी से नागा, नागा कहाँ में आपके नागालैंड में रहेगी। ये सारी जनजातियाँ आप कहते हैं। दक्षिण में और है आपकी, जैसे बेतर हो गया, ये बेतर कहाँ पे जाएगा, ये आपके केरल साइड में हो जाएगा। बादगश तमिलनाडु, माराबाड़ तमिलनाडु। ओके, तो चलिए ये पिक्चर दी गई है, इसमें लिखा है रात में भील लोग हिरन का शिकार करते हुए। तो ऐसे ही देखिए वहाँ पे उस टाइम पे ये गुफाओं में इनकी चित्रकारी भी इतने अच्छे से की गई ना, पूरा दिखाया गया कैसे लोग। देखिए महिला भी शिकार कर रही है। फिर इनको आग जला के ये लोग मांस को भूंज रहे हैं, देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ के ही पता लगाते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ जैसे कोली, बैरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। अभी जस्ट बता दिया है ना। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे, हाँ, जो महाराष्ट्र से लगा हुआ एरिया। ठीक है, कुछ और दक्षिण में जैसे कोरागा, बैतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। तो भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहार और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग फैले हुए। एक नीचे पिक्चर और बनी है जिसमें लिखा है कि हमारे अतीत के बारे में। देखो कुछ चीज़ें इसमें लिखी हैं, बट ये जो घुमक्कड़ लोग हैं वो इसको रीड कर लेते हैं फिर बताते हैं। तो टॉपिक है खानवादोस और घुमतू लोग कैसे रहते थे। घुमतू लोगों के बारे में था। तो खानवादोस और चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी जो उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहार गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानवादेश अपने जानवरों पर जो सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे, वे सामानों की खरीद या फरोख्त करते थे। देखिए ये क्या है कि ये जानवरों को पाल देते, इधर उधर घूमते थे। फिर जिनके पास क्या है, जो एनिमल्स प्रोडक्ट्स हैं, मतलब दूध रहेगा या कुछ और रहेगा, तो उसी को दूसरों को बेचते थे या उससे कुछ फिर लेंगे। तो घूमते व्यापारियों की ये नीचे लिखा है कि घुमतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती हैं। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जाता था, लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। ये देखो ऊँटों पे लाद के फिर इसको बाजारों में ले जाया जाएगा। तो यहाँ हो गया था हमें बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानवादेश थे। ये आपको पॉइंट याद रखना कि बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानवादेश थे। उनका कारवा
टांडा कहलाता था। क्या कहलाता था? जो कारवां था, जो भीड़ थी, वो उसको टांडा कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे, जो अध्याय 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। अन्य सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खादानों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए वो लगभग आपका 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। ठीक है, हाँ उस टाइम में बैल ही थे, और क्या रहेगा। तो ये खानवा-देश और भ्रमणशील समूह के बारे में लिखा है। क्या था कि साइट में आपको देखना है ना, कि खानवा-देश घुमतू लोग होते हैं और उनसे कई पशुचरी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते थे। तो खानवा-दोष और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौटकर आते थे जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। समझ रहे? वो घूम के फिर से उनका फिक्स था कि साल भर में इधर फिर से घूम भार के फिर एक जगह आना, फिर से शुरू करना। असल क्या है, वो इतने जानवरों को लेके चलते थे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर वहाँ पे घास फूस खत्म हो जाती है, तो फिर दूसरी जगह घूमते हैं वो। बंजारों के बारे में देख लेते हैं, क्या बंजारे। तो बंजारों की बात आपकी 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेजी व्यापारी पीटर मडी के ने बंजारों का वर्णन किया। बताइए, पीटर मडी एक अंग्रेजी था, उसने 17वीं शताब्दी के बारे में बताया कि बंजारे लोग कैसे होते थे। तो सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारी लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार परिवार भी होते थे। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो ये भी बंजारे थे लेकिन अलग उसी तरीके थे। गाय बैल उनके अपने होते थे। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ वे खरीदते थे और उस जगह ले जाते थे जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते थे जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती थी। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते थे। मतलब एक ग्रुप, टांडा मतलब हो रहा है एक ग्रुप, उसमें 600 से 700 लोग होते थे। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा का सफ़र भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि वो ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता था। ये घुमक्कड़ हैं, घूम रहे हैं, चराते रहेंगे। तो पता करिए आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। बंजारों के तौर तरीकों से यह किन मायनों में भिन्न है, तो अब इसको कर सकते हैं कि आजकल गांव में शहरों का जो अनाज लाने का काम है वो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और जैसे भैंसा गाड़ी, ना ट्रैक्टर, खच्चर आदि से किया जाता है, जबकि बंजारे अपना सामान बैलों पर लाद कर ले जाते थे। तो यहाँ पे तो अब तो ट्रक है, टेम्पू आ गया, पता नहीं क्या क्या। तो पहले की तुलना में आज के जो गांव है तो अनाज लाने में काफ़ी सुविधा हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे लिखा है कि कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालते पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करते थे। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की जैसे, क्या, रस्सी हो गया, सरकंडे जैसी चीजें और फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते थे और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमतू सौदागरों का काम करते थे। भिक्षुक लोग भी करते थे ये लोग। नर्तकों, यहाँ गायकों और अन्य तामांसबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। ठीक है, तो कहाँ से ये मगरमच्छ है? ये कुटिया गौड़ जनजाति उड़ीसा से मिला था। ये देख रहे कांस का मगरमच्छ बनाया था। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां, इनको हमें देखना है कैसे समाज बदल रहा।
जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई और नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी, तो वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए जैसे ब्राह्मणों के लिए बीच नई जातियां सामने आईं। दूसरे और कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। उन्हें जातियों को दर्जा दे दिया गया। विशेषता प्राप्त जो शिल्पियों जैसे सुनार हो गया, लोहार हो गए, सुनार हैं आपके, लोहार हैं, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। तो वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गई है। तो पहले वर्ण 4 ही वर्ण थे, अब जातियां तो ढेर सारी हो जाएंगी। तो जाति पर विचार विमर्श करना है क्या है। जैसे तमिलनाडु की जो तिरुचिरापल्ली, कहाँ पे, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उय्याकोंडन उद्यान के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा, मतलब अध्याय 2 के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। ये हो गया। बेरथकारों जैसे शाब्दिक अर्थ, रथ बनाने वाले के लोग, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वस्तुकला और रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिरों द्वारा बनाना, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल था। तो यहीं से शुरू हो गया था तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से, फिर इसी को बांट दिया गया कैटेगरी में। फिर क्या होता है कि 11वीं और 12वीं और 11वीं और 12वीं सदी तक 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षेत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे होंड, कौन से होंड, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। तो यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल भी किया था। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया, है ना, और धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए कि उनकी जो बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ अगर हम पंजाब और सिंध की बात करेंगे, कहाँ पे, पंजाब और सिंध, तो उत्तर पश्चिमी सरहद की जो प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था, तो वे जाति क्या हो गई, व्यवस्था को नकारते रहे, जाति व्यवस्था को नकारेंगे। और सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई थी। तो राज्यों की उत्पत्ति की बात करें, राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच बहुत सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे आपको मिले गए। नज़दीक से एक नज़र मारें कि गोंड कहाँ पे थे, कैसी जनजाति थी। तो गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। कहाँ पे रहते थे, देख लो भैया, ये विशाल वन प्रदेश में रहते थे। स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते हैं, जिससे हम बोलते हैं शिफ्टिंग कृषि बोलते हैं, है ना। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे किलों में भी जूमिंग कृषि बोलते हैं, बहुत नाम है उनके। तो विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। तो अकबर के शासनकाल के एक इतिहासकार जैसे अकबरनामा में उल्लिखित कि गढ़ मतलब कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। कहाँ पे, गढ़ कटंगा के गोंड में 70,000 शासक थे। इन राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी, राजगढ़ों में विभाजित थे और हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। तो ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें हम 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। तो बड़े राजाओं के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल दिया।
बदल डाला। उनका जो मूल था बराबरी वाला जो समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। तो ब्राह्मण लोगों ने गौंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गौंड सर गौंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़ कटगा के गौंड राजा अमन दास ने, कौन थे भैया, गढ़ कटगा के राजा अमन दास ने संग्राम साय की उपाधि धारण की। उसके पुत्र फिर आए, उसके पुत्र के दलपत ने महुआ के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह कर लिया था। ठीक है। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत ही योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण, कौन था, वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज का और अधिक विस्तार हुआ और 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटगा पर हमला किया और रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण कर दिया। करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया था, छोटा सा पुत्र था। तो ऊपर देख लेते हैं क्या थे, ये मानचित्र दिए गए थे। इसमें लिखा है कि जैसे ये आपका एरिया बायरोगढ़ है, चारुआगढ़ है, गोंडवाना क्षेत्र है, मांडला है, कोलंगा और आपका गोरा नर्मदा नदी के पास है। बंडोलगढ़ भी दिखाया गया और ऊपर कुछ था। चलिए ये हो गया था। ये एक मूर्ति है आपकी, एक नकाशीदार दरवाजा गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में ही पाया गया। तो इसको देख लेते हैं। गढ़कटगा एक प्रसिद्ध समृद्ध राज था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राजाओं में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर साय को दे दिया। तो वीर नारायण बेचारा वही दुर्गावती का लड़का था, वो मारा गया था, तो उनके चाचा को दे दिया था। गढ़कटगा के जो पतन के बावजूद गोंड राज कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन भी काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष में असफल रहे। ठीक है। तो मुगल लोग गोंड प्रदेश पर कब्जा क्यों करना चाहते थे, ये बताना आपको, अपनी चर्चा में बताना। सिंपल बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि आराम से, कि गोंडों का जो राज गढ़कटवा था ना, जो कि एक समुद्र राज था, तो इसी तरह जो राज के जो हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार को खासा धन कमाना था। इस वजह से तो मुगल गोंड राज की समृद्धि देखकर उस पर कब्जा जमाना चाहते थे। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में जो बहुत से बेशकीमती सिक्के हाथी प्राप्त किए। ओके, तो मुगलों ने राज का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और दूसरा उसके चाचा, अभी जस्ट देखा, वीर नारायण के चाचा थे आपके चंद्र साय को दे दिया था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम लोग अयोम जनजाति पे पहुंच गए हैं। तो अयोमों के बारे में देखते हैं, कहाँ रहते थे, कैसे थे ये। तो अयोम के बारे में हम लोग स्टार्टिंग में जिससे आपको वो मैपिंग के थ्रू बता रहे थे ना, तो उसी में अयोम नाम आया था। तो कहाँ पे ये जनजाति थी, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो चलिए, अयोम लोग मोस्टली क्या था, अयोम लोग मौजूदा म्यांमार, मतलब म्यांमार ही इसको बोलते थे उस टाइम, देखो ऐसे नाम थे। अब आप सीधा सा नाम म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ये ब्रह्मपुत्र घाटी नदी में आ बसे थे। तो म्यांमार से आए तो जो ब्रह्मपुत्र घाटी नदी थी उसमें आके बस गए थे। उन्होंने भूया मतलब भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज की स्थापना की। और 16वीं शताब्दी में के दौरान उन्होंने चुटियों मतलब 1523 में और कोच हाजो, ऐसे नाम है, देखो याद करना, 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया था। अयोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही उन्होंने 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का, है ना, यहाँ से देखेंगे 1530 के दशक में
इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया था इन्होंने, और 1660 में के आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण भी करने लगे थे। देख रहे हो, बहुत सक्षम हो गए थे ये सब करने में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम, अब हम दक्षिण पश्चिम की दिशा में देखेंगे। दक्षिण पश्चिम में से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा, क्योंकि 1662 में मीर जुमला है ना, मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज पर हमला किया था। तो ये ध्यान देना कि 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम पर हमला किया था। तो बहादुरी से भी सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना नहीं रह सका। चलिए आगे देखते हैं क्या। तो ये देखिए मैप से देखेंगे, मैंने कहा म्यांमार, ये म्यांमार है ना, यही म्यांमार है। तो अहोम लोग यहीं से आए थे, और ये जो आपको ब्रह्मपुत्र नदी घाटी दिख रही है ना, यहाँ पे सब यहीं पे बस गए थे ये। फिर यहाँ से क्या, मीर जुमला के जो मुगल लोग थे उन्होंने इस पे आक्रमण किया, फिर ये लोग पराजित हो गए थे, है ना। चलिए ये देखो दिख रहा है ना आपको, बहुत ढेर सारे मिरिस, चुटिया, डफलास, नागा जनजाति, गारो खासी जनतियाँ, ये काचारिस हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भूटान, सब में यहाँ पे बस गए थे। चलिए आगे देखते हैं। अहोम राज बेगार पर निर्भर था। तो ये ध्यान देना, अहोम राज किस पे निर्भर था, तो बेगार पर निर्भर था, जिसके लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। तो जिनसे जबरन काम बेकार कराया जाता तो उसको पाइक कहते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी, प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। समझ रहे, एक जनगणना करके बता दिया कि आज 10 यहाँ से कामगार आए बेकार लोग, फिर अगले 10 दूसरे गांव से आएंगे, फिर तीसरे गांव से आएंगे, प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में एक पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। समझ रहे, सघन मतलब जो घन ज्यादा लोग जहाँ रह रहे, फिर जो कम आबादी वाले वहां पे ये बेचते थे। तो इस प्रकार अहोम कुल टूट गए, और 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। बड़ा कर लेते हैं, देखते हैं। लगभग सभी बेक्स पुरुष जो थे वो युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण में भी काम करते थे। अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए, ये पॉइंट अपने लिए, अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए, है ना। तो अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें हम खेल कहते थे। क्या कहते थे, खेल एक कुल है, ठीक है, कुलों में विभाजित था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण, यहाँ पे एक मिनट, एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। खेल मतलब समझ रहे हैं, कुल, तो उसमें कुल काफी गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था, जब तक समुदाय की सहमति नहीं हो। तो शुरुआत में हम लोग अपने राजनीतिक जनजातीय देवता की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी में, कब, ये 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में आ गए, और प्रभाव में बढ़ती हुई मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। तो शिव सिंह, उस समय एक शिव सिंह करके आए, और 1714 से 44 तक के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। समझ रहे, प्राकृतिक पहले थे, फिर ये धीरे धीरे हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी जो पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। ऐसा नहीं कि अपने धर्म को छोड़ दें ना, जो आस्थाएं थी वो चली आई। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृति की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। भुरंजी, कौन सा, भुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। देखना, तो भुरंजी नामक जो ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में लिखा गया था, फिर इसमें किसमें, असमिया भाषा में लिखा गया। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं क्या निकला था फाइनली। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय आधारित समाज थे आपके। वर्ण आधारित और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे, और इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं, और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनसे कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई थी, लेकिन कईयों ने तो जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया था।
तो ऐसा नहीं है कि सबने सनातन धर्म को, बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने सनातन धर्म को या हम बोले हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया था, जाति व्यवस्था को भी। तो कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की, तो इस तरह भी राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया था। साइट से देख लेते हैं, कुछ था तो नहीं, क्योंकि हम डीप को करके चल रहे। हाँ, एक यहाँ लिखा था कि आपके विचार से मुगलों ने अहोम प्रदेशों को जीतने का प्रयास क्यों किया, तो ये बताना है क्यों किया। हम बोल सकते हैं सीधा सा, क्योंकि अहोमों ने जो 16वीं सदी के दौरान चुट्टी और जो कोच हजारों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था, और उन्होंने कई जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया था। तो अहोमों ने एक बड़ा राज बनाया था। इसके लिए उन्हें 1530 के दशक में ही, इतने वर्षों पहले, आग्नेय अस्त्रों मतलब बताया ना, गोला बारूद का भी उपयोग किया। 1660 तक आते आते भी उच्च स्तरीय बारूद और तोपा का निर्माण भी करने लगे थे। तो अहोम अपनी शक्ति और साम्राज्य का विस्तार काफी तेजी से कर रहे थे, और इसलिए हम कह सकते हैं मुगलों ने अहोम प्रदेश को जीतने का प्रयास किया, और वो जीत भी गए थे, सफल हो गए थे। ओके, चलिए, ये बस पॉइंट छूटा था। इसमें बीज शब्द कौन से थे? वर्ण था, जाति था, टांडा था, गढ़ था, 84, बरहूत, भुइया, पाई, खेल, भुरंजी, जनगणना, ये शब्द आए थे। क्वेश्चन सा एक बनाया गया कि आप एक ऐसे खानावदेश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने बाद अपना निवास स्थान बदलता है, तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जीवन पर प्रभाव सिंपल से ही पड़ सकता है कि हम लोग स्थायी नहीं है ना, यहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी करने चलेगी, स्थानांतरित कृषि है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, जंगलों को बार बार काटेंगे, फिर वहां रहने की व्यवस्था बनाएंगे, फिर वहां खेती करेंगे, बहुत सारी दिक्कतें आती है। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मैच द फॉलोइंग है, मैच करना है आपको। गढ़ कहाँ पे रहते भैया? गढ़ मैंने बताया था 84 के क्षेत्र में, तो गढ़ को 84 से मैच करूँ। टांडा कहाँ था? तो कारवा में था टांडा। ठीक है, सिरमिक कहाँ थी? तो पाइक, सिरमिक पाइक अभी जस्ट पढ़ते आ रहे हैं ना। कुल किसे कहते थे भाई? कुल खेल था एक, खेल नहीं मतलब ये कुल खेल को ही कहते थे। शिव सिंह कौन थे? तो शिव सिंह अहोम राज्य से रिलेटेड थे, शिव सिंह अहोम राज्य। दुर्गावती ये गढ़कंटका है ना, तो ये आपका इस टाइप से यहाँ पे मैच हो गया। और हम इसके बाद खालिस्तान को देखेंगे, खालिस्तान में क्या, चलिए इसको देखते हैं। रिक्तस्थान भरना है। वर्णों के भीतर पैदा होती नई जनजातियां क्या कहलाती थी? तो भाई जो वर्णों के भीतर जो नई जनजातियां पैदा होती थी उनको हम श्रेणी कहते थे। क्या कहते थे? श्रेणियां कहते थे। आंसर सुन लेना, अब लिखने में थोड़ा सा, ठीक है। फिर लिखा है स्पीच, अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां कौन सी थी? अहोम लोगों द्वारा जो ऐतिहासिक कृति बुरंजी, वो चल लिख देते हो, ये कौन सी? बुरंजी, हाँ बुरंजी ही है, ये थी ना। फिर स्पीच दिया गया ने इस बात का उल्लेख किया कि गढ़ कंटाक में 70,000 गांव थे। तो किसने? ये अकबरनामा में इसमें इसका हमें पता चलता है, किसका? अकबरनामा में, कि गढ़ कंटक में लगभग 70,000 लोग थे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको ऊपर हटा देते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने स्पेस दिया गया। भाई क्या बनवाए थे? मंदिर बनवाए थे। फिर ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया था। ऐसा ही हो जाए। नेक्स्ट आपको सही गलत बताना है, कौन से सही है कौन से गलत है। पहला लिखा है जनजातीय समाजों के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी। तो बिल्कुल सही, समृद्ध वाचक परंपराएं थी, तो हम इसको सही का टिक मार देंगे। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजाति, कहाँ उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजाति समुदाय नहीं था, ये तो गलत है, क्योंकि समुदाय में वहां पे जनजाति समूह था। गोंड राजाओं में अनेक नगरों को मिलाकर एक 84 बनता था, गलत है, 84 नहीं बनता था, खेल बनता था। भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे, तो ये भी गलत है। भील जो थे कहाँ पे रहते थे? ये आपका उत्तर पूर्वी में नहीं थे, ये पश्चिम उत्तरी क्षेत्र में थे। हम बोल सकते पश्चिम में, मोस्टली गुजरात है या मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र साइड में। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। खानोदेश पशुचारक और एक जगह बसे हुए खेतियारों के बीच किस तरह का विनिमय होता था? तो ये बताना है कि जो खानवादेश थे या पशुचारक, तो ये जब खेतियार थे तो एक जगह जब रहते थे तो इनको विनिमय कैसे होता? भाई विनिमय का साधन क्या था? वस्तु प्रणाली थी, वस्तु जो, क्योंकि खानवादेश पशुचारक और खेतियारों के बीच जो वस्तु विनिमय होता था ना, जिसके तहत एक वस्तु को देकर वो दूसरी वस्तु को प्राप्त करना होता था। और खानवादेश की बात करें तो ये चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर घूमते थे, और उनका जीवन किससे थे? दूध और अन्य पशुचारी उत्पादनों पर निर्भर था, है। तो खानोदेश जो चरवाहे थे ये गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी कुछ बहुत सारी चीजें थी, जैसे ऊन है, घी, दूध, ये सब दिया करते थे। कुछ खानोदेश रास्ते में
पढ़ने वाले गांव और नगरों में जो सामानों की खरीद फरोख्त भी कर सकते थे, मतलब जहां उन्हें कोई सस्ता सामान मिला फिर उसको मार्केट तक भी पहुंचाते थे। बहुत सारे कार्य से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अहोम राज का प्रशासन कैसे संगठित हुआ। तो अभी जस्ट हम लोगों ने रीड किया कि अहोम जो आपका राज था, इस 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अहोम प्रशासन केंद्रीकृत हो चुका था। फिर अहोम समाज कुलों में विभाजित था। हाँ, बाद में यानी कुलों में एकता भंग हो गई है ना। तो एक कुल जैसे मतलब एक कुल का मतलब खेल कहते थे ना, कि नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। हाँ, किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी और समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं लिया जा सकता। जब तक समुदाय की सहमति नहीं होगी तब तक राजा भी वापस नहीं ले सकता था। वर्ण आधारित क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन है। तो वर्णों के भीतर जो छोटी छोटी जातियां उभरने लगी और उन्हें हम क्या श्रेणियां कहते थे। उदाहरण के लिए जैसे ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई, तो दूसरी इन्हीं को क्या श्रेणियां कह जाते थे। दूसरी ओर और कई जनजातियों और सामाजिक समुदायों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया था और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। ब्राह्मणों द्वारा जैसे शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को जातियों के रूप में मान्यता भी दे दी गई थी। तो वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन चुकी थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में लिखा है कि एक राज्य के रूप में गठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला। एक राज्य के रूप में गठित हो गया तो जनजातीय समाज कैसे बदलेगा। असल में नॉर्मल सा देखें क्या बदलाव आए थे, क्योंकि जैसे हुंड थे, चंदेल थे, चालुक और कुछ दूसरी वंश जो परंपराओं से कुछ पहले जनजातियों में आते थे। बाद में कई कुल जो राजपूत मान लिए गए थे और धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली थी, विशेषकर जो कृषि वाले क्षेत्र थे वहां पे। ठीक है, तो शासकों के जो रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जो जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया और धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा भी बन गई थी। लेकिन केवल हम प्रमुख जनजातियां जैसे परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो सके, इस टाइप की चीजें कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे विचार इस टाइप के आए तो वहाँ पे। तो पूछा था, आइए विचार करें क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि आपका क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। हाँ बिल्कुल थे। देखते हैं, क्योंकि एक चीज आप देखेंगे, बंजारे घूम रहे हैं, इनके जो बैलागाड़ी यूज हो रहे हैं, माल को इधर से उधर ले जाओ, ये रीड करेंगे तो अच्छा रीड कर चुके ना। हाँ, बंजारे लोग अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खनौदेश थे और सल्तनत काल में बंजारे नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई किया करते थे ना, बताया था, रीड कराया था। तो बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे और सैन्य अभियान के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। बंजारे किसी भी सेना के लिए 1 लाख बैलों से अनाज ढोते थे, समझ रहे, 1 लाख बैला, इतनी उनके पास तो भीड़ थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। 9 में लिखा है कि गोंड लोगों का इतिहास अहोमों के इतिहास से किन मायनों में भिन्न था, क्या कोई समानता भी थी। देख लेते हैं, पहले हम गोंड का देखते हैं। गोंड जो गोंडवान प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, हम बोल सकते हैं ना, गोंडवाना प्रदेश की। जबकि अहोम ब्रह्म घाटी में, बताया म्यांमार से आए, ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए थे, प्रमुख जनजाति हो गई वहां की। तो गोंड यहाँ के मूल निवासी थे, जबकि अहोम म्यांमार से आकर बसे थे। म्यांमार मतलब वर्तमान का म्यांमार देखें, म्यांमार पहले कहा जाता था। गोंड आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं जानते थे, लेकिन जबकि अहोम लोग उच्च स्तरीय जो बारूद और तोपों का निर्माण भी करने लगे थे, अभी देखा हम लोगों ने, है ना। तो इस सब में वो सक्षम थे। गोंड राज्य अहोम राज्य की तुलना में बड़ा था। तो गोंडों के इतिहास एवं अहोम के इतिहास की जो समानता थी, गोंड और अहोम दोनों ही जनजातियां थी। अगर हम बात करें सीधी सी, अगर दोनों में एकता दिखाएं, दोनों ही जनजातियों ने अपने अपने साम्राज्य स्थापित किए, दोनों ही राज्यों के को मुगलों ने पराजित किया था। ये सिमिलरिटीज थी दोनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में लिखा है, एक मानचित्र पर इस अध्याय में उल्लेखित जनजातियों के इलाकों को चिन्हित करें। किन्हीं 2 संबंध में यह चर्चा करें, क्या उनके जीवोपार्जन का तरीका अपने अपने इलाकों की भौगोलिक विशेषताओं और पर्यावरण के अनुरूप था। तो ये आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको आप अपने हिसाब से मानचित्र बनाएं, थोड़ा ड्रॉ कर सकते हैं क्या है क्या नहीं है। और जनजातीय समूह के संबंध में मौजूदा सरकारी नीतियों का पता लगाएं, तो कैसी सरकारी नीतियां थी उनके बारे में एक बहस का आयोजन भी करें। बहस का मतलब अब डिस्कस करेंगे आपस में, 2-3 लिख, तो जो फैक्ट आएंगे वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है कि उपमहाद्वीप में वर्तमान खानोदेश को पशुचारी समूह के बारे में और पता लगा वे कौन से जानवर रखते थे, फिर वे किन इलाकों में रहते थे। ये सारी चीज़ें आप वर्तमान की चीज़ों से लिंक करके करना। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही हो। और ये आज चैप्टर नंबर 5 था क्लास 7 का NCERT जो हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे A to Z
NCERT 6 से लेकर 12 तक कराई जाएगी। तो जुड़े रहें रैंकर मेकर के साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों जिसको भी UPSC 2025-26 किसी में देना तो NCERT देखो मोस्ट कंपलसरी, उसको वीडियो को शेयर करें, कहीं देख लें, एक बार सुन लें, समझ आ जाएगी अंडरस्टैंडिंग की उसकी आपको NCERT की। फिर आपको कोचिंग करनी तो करेंगे, देखो कोचिंग में भी वो पहले शुरू में आपसे यही कहेंगे जाइए NCERT पढ़ के, एक बार पढ़े रहेंगे तो बेस कंप्लीट रहता है, समझ में चीज़ अच्छे से। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।